चलिए क्लास शुरू करते हैं अपनी, है ना। तो वी हैव बीन डिस्कसिंग व्हाट दिस चैप्टर 31 to 38. फाइन, दिस इज इनकमिंग पार्टनर्स एंड आउटगोइंग पार्टनर्स. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द 31 clause 31 31 2 we have discussed in detail in yesterday class. This is what outgoing partners. See, so section 32 to 38, section 32 to 38, these sections deal with different ways in which a partner may seize. So basically these are the section 32 to 38, 32 से 38 तक के sections हैं which are dealing with the law relating to the outgoing partners. Outgoing partner means जो partner अब existing partnership firm को छोड़ के जा रहे हैं. अब वो किस तरीके से ही सीजिंग टू बी पार्टनर, किस तरीके से वहां से हट रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. तो उसी के बारे में इन टोटलिटी आप लोगों ने पढ़ना है आज. दिस अगेन द चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड अगेन may be important for your mains. I am not saying it is not important at all, but it may be. They can ask the question in your mains, लेकिन आप इसको सेकंड चॉइस में रख सकते हैं अपने, जैसे कल बताया था मैंने आपको. तो इन विद इन दिस आउटगोइंग पार्टनर में इसमें एक बात ध्यान रखना आप लोग ये कि बेसिकली यू विल सी कि ये जो आउटगोइंग जो सेक्शन 32 टू 38 इट इज विद डीलिंग विद डिफरेंट सिचुएशंस. इन दिस केस फर्म इज नॉट डिसॉल्व्ड. समझे, फर्म इज नॉट डिसॉल्व्ड. व्हाट्स हैपनिंग, ओनली द आउटगोइंग पार्टनर सीजेस टू बी ए पार्टनर. जो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को छोड़ रहा है बस उसका रोल चेंज हो जाता है. ही इज नो मोर अ पार्टनर बट द फर्म इज स्टिल देयर. फर्म इज नॉट डिसॉल्व्ड एंड इट कंटिन्यूज विद द रिमेनिंग पार्टनर्स. कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स इसी पॉइंट पे कंफ्यूज होते हैं. when you are saying कि the partner is outgoing partner means कि he is leaving behind the firm, he is leaving behind the partners. और उनको हम बोलते हैं, देखिए क्या टर्म है, उनको बोलते हैं continuing partners. continuing partners बोल दीजिए. और you can say remaining partners, you can say remaining partners, you can say continuing partners. So there are partners, they are partners. It means what, there are suppose there is a firm A, B, C and C is leaving the firm. It means now A and B, A and these two persons will be called continuing partners, remaining partners, and C will be called what, C will be called what, outgoing partner. तो बेसिकली आपने यही समझना है इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में, कि एग्जैक्टली हाउ ए पार्टनर कैन सीज टू बी ए पार्टनर. कोई पार्टनर यानी कि भागीदार किस तरीके से पार्टनर नहीं रह जाएगा फर्म का. दूसरी बात, उसके जो राइट्स एंड लायबिलिटीज होंगे, राइट्स एंड लायबिलिटीज क्वा रिमेनिंग पार्टनर्स एंड क्वा थर्ड पार्टीज. क्या मतलब है इस बात का, ये समझिए आप जरा. देखिए what we will have to discuss in this chapter, that is this. There is a firm of A, B, C, D. In this case suppose A ceases to be a partner. A पार्टनर नहीं रहता है अब. A ceases to be partner, तो we will call him outgoing partner. Outgoing partner, he will be called outgoing partner. Fine. Now the persons who remained, these three persons will be called continuing partners. So these are continuing partners. This firm was dealing with so many persons, C1, C2 and C3. These all persons are called third parties. So when we will discuss this topic, we will understand this. Rights and
ड्यूटीज ऑफ outgoing partner with vis-a-vis continuing partners vis-a-vis थर्ड पार्टी। ये हमारे टॉपिक का सब्जेक्ट मैटर है। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस। जितना भी डिस्कशन होगा लगभग इसी डिस्कशन में होगा, ठीक है। इसमें भी क्या पोजीशन रहेंगी आपकी? दो पोजीशन रहेंगी कि फॉर द एक्ट्स डन बिफोर रिटायरमेंट और आफ्टर रिटायरमेंट कह लीजिए, और जितने भी सिचुएशंस हैं। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन 32 टू 38 का सब्जेक्ट मैटर है। आपने लगभग इन्हीं तरफ रिवॉल्व करना है। लगभग सभी सिचुएशन में एक जैसा ही लॉ है। ये मैं पिछली बार कई बार कॉन्सेप्ट डेवलप कर चुका, फिर आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो गेम है सारा, ये सारा आप समझ सकते हैं। जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है, वो किस लिए फॉर्म हुई थी? दैट वाज फॉर्म टू कैरी ऑन द बिजनेस एंड टू शेयर द प्रॉफिट्स। दिस वाज नॉट ए फिलैंथ्रोपिक एक्ट। ऐसा था नहीं कि कोई परोपकारी कार्य के लिए किया था। पार्टनरशिप फर्म खोली ही इसलिए जाती है कि ताकि आप लोग ज्वाइंटली बिजनेस कर पाओ। जब आप बिजनेस करेंगे तो जाहिर बात है वहां पर सारा खेल किसका होगा? पीछे का होगा, है कि नहीं है? पीछे का मतलब क्या हुआ? राइट्स एंड ड्यूटीज हो गई आपस में। तो जो पार्टनर्स हैं उनके आपस के राइट्स एंड ड्यूटीज हम लोग पढ़ चुके, पूरा चैप्टर सेक्शन 9 टू 17 हम पढ़ा था। एक होगा कि जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो बाहरी दुनिया से कैसे डील करते हैं। C1 C2 ये थर्ड पार्टी है, इनसे जो डील करेंगे उनके प्रति उनके लायबिलिटीज और उनके राइट्स क्या होंगे। यही होगा सब कुछ सब्जेक्ट मैटर। अब एक सिचुएशन ये हो सकती है, कोई व्यक्ति न्यू इनकमिंग हो सकता है, न्यू इनकम्बेंट हो सकता है कि नया नया पार्टनर बना है, तो वो फिर उसके डिफरेंट सिचुएशंस हो गई कि बिफोर ज्वाइनिंग द फर्म जो एक्ट्स हुए थे उनके प्रति उसकी लायबिलिटी क्या होगी, बाद में उसकी लायबिलिटी क्या होगी, थर्ड पार्टीज के प्रति क्या लायबिलिटी होगी, जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, उनके प्रति उसके राइट्स एंड शेयर क्या होंगे। तो यही पूरा घूम फिर करके सभी में कहीं भी चले जाइए, पूरे के पूरे पार्टनरशिप एक्ट का लगभग सब्जेक्ट मैटर यही होगा, ठीक। डॉक्ट्रिन होल्डिंग को दिमाग में रखेंगे। डॉक्ट्रिन होल्डिंग का आउट का मतलब है कि प्रिजम्पशन ऑफ म्यूचुअलिटी, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है वहां पर बेसिकली। और सेक्शन 72 का पब्लिक नोटिस। सो डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट, पब्लिक नोटिस को दिमाग में रखिए और कॉमन सेंस भी अप्लाई करेंगे तो आप लॉ को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे इसमें। तो दिस इज ऑल अबाउट द पार्टनरशिप का जो पूरा कॉन्सेप्ट है। कोई भी सेक्शन पढ़ते हुए आप वही समझेंगे, आपको लगा ये तो हमें आता ही है सब कुछ, बहुत आसान चीजें हैं। चलिए पढ़ते हैं आगे भी। देखिए ये है आपका 4 मोड। ए पार्टनर में सीज टू बी ए पार्टनर इन द फॉलोइंग वेज एंड दिस इज ए क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स अगेन। कोई पार्टनर किस प्रकार से ही कैन से ही हैज सीज टू बी पार्टनर, मतलब वो भागीदार नहीं रहा है। नंबर 1 ही कैन रिटायर। यहाँ पर देखिए रिटायरमेंट का मतलब है वॉलेंटरी रिटायरमेंट हो गया कि यहाँ पर वो स्वेच्छा से उसको छोड़ रहा है अभी। नंबर 2 हुआ एक्सपल्सन, समवन बीइंग इन एक्सपेल्ड कि यू विल नो यू कांट वर्क विद अस सो ही कैन बी एक्सपेल्ड। एंड थर्ड इज नॉट इंसॉल्वेंट, ही बिकम्स इंसॉल्वेंट। एंड फोर्थ इज डेथ। So this can be question for your prelims. What are the possible ways? What are the possible ways by which a person can cease to be partner? कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? रिटायरमेंट हुआ। नंबर 2 क्या हुआ? एक वॉलंटरी रिटायरमेंट मतलब क्या हुआ? खुद ही छोड़ रहा है वो, ही इज रिटायरिंग हिमसेल्फ। एक्सपल्शन का मतलब क्या हुआ? ही इज बीइंग एक्सपेल्ड बाय द अदर पार्टनर्स। अदर पार्टनर्स कह रहे हैं कि भाई तुम हटो यहाँ से। और थर्ड क्या है? इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो गया वो। एंड फोर्थ भाई साहब राम को प्यारे हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, तो ये हुआ डेथ। तो इन 4 को घोट लीजिए, ये आपके प्रीलिम्स में आएगा कि कहाँ कहाँ से किस किस तरीके से एक पार्टनर नहीं रहेगा, ही विल सीज टू बी ए पार्टनर। अब हमने यही पढ़ना है, 1 बाय 1 पढ़ना है। रिटायरमेंट पढ़ना है हम लोगों ने, एक्सपल्शन पढ़ना है हम लोगों ने, इंसॉल्वेंसी का इम्पैक्ट पढ़ना है और डेथ का इम्पैक्ट पढ़ना है। यही सब कुछ डिटेल से हम लोगों ने इसमें जाना होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दी retirement. First, how can a partner retire? And for that purpose you will have to go to section 32 clause 1. क्या कहता है ये? यहीं से क्वेश्चन आएंगे। देखिए आपके बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए इसको।
घोट लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ए पार्टनर में रिटायर विद द कंसेंट ए ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स, नंबर 1, नंबर 2, in accordance with the express agreement by the partners, and in case when the partnership is at will, by giving notice in writing to all the other partners of his intention to retire. So these are the three possible ways रिटायरमेंट के। नंबर 1, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको सभी की सहमति लेनी पड़ेगी। देखिए, ये हम लोग 50 बार पढ़ चुके हैं, जो बिजनेस है पार्टनरशिप का, उसमें गुड फेथ इन्वॉल्व है। जब तक आपस में एक म्यूचुअल फेथ नहीं होगा, गुड फेथ नहीं होगा, वी कांट वर्क एंड वी कांट शेयर प्रॉफिट्स देन। देयरफॉर इट इज नॉट कि यू विल रिटायर योरसेल्फ, कि मेरा मन नहीं कर रहा काम करने का, इट इज नॉट पॉसिबल। यू कैन नॉट रिटायर योर सेल्फ, कि भी मैं नहीं कर सकता इस काम को अभी। तो जनरल रूल यही है कि कंसेंट ऑफ ऑल, यू कैन रिटायर, यू कैन नॉट रिटायर योर सेल्फ, यू विल हैव टू टेक कंसेंट ऑफ ऑल। हाँ, इसका एक तरीका है, सेकेंड मोड है, और वो ये रहा आपका, इन अकॉर्डेंस विद द एक्सप्रेस एग्रीमेंट, इन अकॉर्डेंस विद द एक्सप्रेस एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर्स। सो इन दैट केस यू कैन थिंक, अगर एक्सप्रेस एग्रीमेंट है, इट मीन्स व्हाट, कि इन दैट केस यू कैन एग्री। एक्सप्रेस एग्रीमेंट है अगर, तो उस केस में आप जनरल रूल ऑफ कंसेंट ऑफ ऑल को डू अवे कर सकते हैं। आप ये उसमें यू कैन परमिट दैट यू कैन रिटायर एट योर ओन। आप नोटिस दे देना, 100 डेज का नोटिस दे देना, आप 50 डेज का नोटिस लेकर के देन यू कैन। लेकिन जो बात टेक्निकल पॉइंट है, प्लीज हाईलाइट दिस पॉइंट, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सप्रेस एग्रीमेंट, डोंट फॉरगेट दिस इज एक्सप्रेस एग्रीमेंट, दिस इज नॉट इम्प्लाइड एग्रीमेंट, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, एक्सप्रेस एग्रीमेंट, डोंट फॉरगेट दिस। सो ईदर यू कैन रिटायर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, और हाँ, सो इधर यू, अभी लेता हूं, मैं आपकी क्वेरी लेता हूं, ठीक। सो देयर आर 2 वेज नाउ। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर 2 तरीके से हो पाएगा, या तो आप सभी पार्टनर्स की कंसेंट लोगे, और यहीं से क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। ए पर्सन कैन रिटायर, प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स, फॉर योर प्रीलिम्स, राइट डाउन प्लीज, दिस इज ए पॉसिबल क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स। ए पर्सन can retire as partner, option A, by consent of all partners, by majority of partners, as per express or implied agreement, and fourth is ये 1 and 3 both। बताइए क्या आंसर है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ए पर्सन कैन रिटायर एज ए पार्टनर, नंबर 1, बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, consent of all the partners, number 2, consent of majority of partners, number 3, as per the express or implied agreement, और fourth option है 1 and 3 both। now you let me know which is the answer। दीपांशु गर्ग, very good। शाहीन मलिक, नीलू कसेरा, रवि चौधरी, अक्षिता ने ए बोला है 1, ओके, हाँ ठीक है। कम ऑन एवरीवन, कम ऑन, रेणु चौधरी, प्रवीण, एवरीवन कम ऑन। सो नीलू कसेरा, शाहीन मलिक, दीपांशु गर्ग, ये कहाँ हुए हैं, ये शहीद हुए हैं। क्यों शहीद हुए? ओवर हिस्ट्री होना, जल्दबाजी करना बहुत ज्यादा। अब देखिए इसमें क्या है, मैंने आपको टर्म क्या दिया है, ये थर्ड है, इसमें दोनों शब्द आ गए, एक्सप्रेस और इंप्लाइड एग्रीमेंट। जबकि हमारे उस आंसर में
अपनी क्लॉज पढ़ेंगे अगर आप तो देखेंगे यहां पर इन अकॉर्डेंस विद द एक्सप्रेस एग्रीमेंट है, दिस इज नॉट इम्प्लाइड. सो देर आर टू वेज फॉर द रिटायरमेंट. ए पर्सन में रिटायर इधर विद द कंसेंट ऑफ ऑल, ये मेजोरिटी नहीं होगा तो इसको बार बार फोकस कर लीजिए. यहाँ पर प्लीज राइट डाउन पी फॉर प्लिम्स, ऑफ ऑल को ही हाईलाइट करना, नंबर 1. नंबर 2, एक्सप्रेस एग्रीमेंट जब हाईलाइट करेंगे तो एक्सप्रेस को अलग से गोल कर लीजिए ताकि आपकी अटेंशन ड्रॉ रहे कि यस इट इज नॉट इम्प्लाइड एग्रीमेंट. अधिकतर केस में यहां पर आप देखेंगे जहां कहीं भी एग्रीमेंट आ रहा है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, लेकिन रिटायरमेंट के केस में इट इज ओनली द एक्सप्रेस एग्रीमेंट विच विल वर्क. नाउ आई एम कमिंग टू द क्वेरी ऑफ अभी चौधरी. अभी चौधरी, एक्सप्रेस एग्रीमेंट का मतलब है कि पार्टनरशिप डीड में जिस एग्रीमेंट से उनकी पार्टनरशिप अराइज हुई है, पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट में ही एक क्लॉज लिखी होगी कि कोई पार्टनर अगर चाहे तो रिटायर किस तरीके से हो सकता है, हाउ ए पार्टनर कैन रिटायर इन फ्यूचर. तो इन दैट केस अगर कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, सपोज क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, ये कंडीशन हो सकती है, ऐसे कंडीशन हो सकती है. नंबर 1, दे कैन से आप 100 डेज का नोटिस देंगे, 100 डेज नोटिस, आप 100 डेज का नोटिस देंगे और रिटायर हो जाइए. अगर आपको रिटायर होना है, एवरी पार्टनर विल बी फ्री टू रिटायर आफ्टर गिविंग 100 डेज नोटिस, ये हो सकता है. या ही विल हैव टू सीक एटलीस्ट कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स, ये हो सकता है. इन दैट एग्रीमेंट यू कैन डिसाइड एज पर योर कन्वीनियंस, जैसी सबकी कन्वीनियंस होगी पार्टनर्स की, दे आर फ्री टू डिसाइड अबाउट द मोड ऑफ रिटायरमेंट. लेकिन पार्टनर खुद चाहे कि आज मेरा मन नहीं कर रहा भाई मेरा मन करेगा तो मैं काम करूंगा, नहीं करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता. इसका मतलब क्या हुआ, यू विल कॉन्टिन्यू. अगर आप रिटायर हो गए, रिटायर नहीं हुए, सपोज कीजिए शाहीन मलिक मैडम है, इनका मन नहीं कर रहा, अब मैडम ने कहा कि देखते हो दुनिया की कौन सी ताकत मुझे पार्टनर रूप में काम कराती है, ठीक है, वी कांट फोर्स यू, बट यू विल कॉन्टिन्यू टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द थर्ड पार्टीज. You will have to compensate, you will have to indemnify for the loss by your willful neglect. और तो जो आपकी लायबिलिटी इंटैक्ट रहेगी तो आपको अंडर कंपल्शन फिर अगर लायबिलिटीज कम करनी है तो फिर आपको काम करना ही पड़ेगा. तो रिटायरमेंट का सबसे अच्छा तरीका यह है कि या तो आप सबकी कंसेंट लीजिए, सबकी सहमति लीजिए, या फिर आप पहले से ही एक एग्रीमेंट करके रखिए सबसे कि हाँ कब कौन व्यक्ति, मैं भी रिटायर हो सकता हूँ या कोई दूसरा व्यक्ति रिटायर हो सकता है. हरी अप everyone. रेणु मैडम समझ में आया? नंद किशोर, अब देखो बहुत टेक्निकल चीज आने वाली है. अगेन ऐसे यूं ही पास नहीं होता एग्जाम में. कम टू थर्ड पॉइंट, वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल. वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल, ये कौन सी पार्टनरशिप है? सेक्शन 7 में हम लोगों ने पढ़ा था. दिस वॉज सेक्शन 7, पार्टनरशिप इज एट विल. जब पार्टनरशिप किस प्रकार की होगी? पार्टनरशिप इज एट विल. पार्टनरशिप एट विल कौन सी होती है? जब कभी भी पार्टनरशिप का हम लोगों ने टाइम फिक्स नहीं किया है, उसका डिटर्मिनेशन फिक्स नहीं किया है कि ये पार्टनरशिप कैसे अंत होगा, कब खत्म हो जाएगी हमारी पार्टनरशिप, तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल. ठीक, यानी कि हमने ये डिसाइड नहीं किया कि 3 साल तक चलेगी, 5 साल तक चलेगी, 5 साल के बाद में खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ये हमने डिसाइड नहीं किया है. तो हम क्या बोलते हैं इसी पार्टनरशिप को? हम लोगों ने पढ़ चुके पार्टनरशिप इज एट विल. तो पार्टनरशिप एट विल के केस में रिटायर कैसे होगा पार्टनर? अगेन यहां से आई हैव सीन क्वेश्चंस इन योर प्रीलिम्स एग्जाम, और वो आएंगे ही आएंगे. कैसे आएंगे देखिए, कहां से क्वेश्चन आएगा, अभी बहुत टेक्निकल होने वाला है. नंबर 1, वेयर ए पार्टनरशिप इज एट विल ही कैन रिटायर, पार्टनर कैन रिटायर बाय गिविंग नोटिस. तो ही कैन गिव नोटिस, किसको नोटिस देगा? to all the other partners of his intention to retire, and that notice should be in writing. So in case of partnership at will, a partner can retire by giving a notice
and that notice should be in writing, that notice should be given to all the partners that he intends to retire। बात समझ में आई आपको? तो ये पार्टनरशिप एट विल का एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई। वहां पर आपके पास फ्रीडम है। मान लीजिए रेणु मैडम जो है, रेणु मैडम, आस्था और ये वैशाली एटसेट्रा, रेणु वैशाली एटसेट्रा, ये सब लोग पार्टनर हैं। अब उस दिन वैशाली ने कहा कि बहुत हो गया काम, अब मैं आराम करना चाहती हूँ, अब मैं 25-26 साल की हो गई, अब मैं थकान होने लगी शरीर में, आई डोंट वांट टू वर्क एनी मोर नाउ। सो बिकॉज द पार्टनरशिप इज एट विल, तो शी इज एट लिबर्टी कि ठीक है, नाउ आई एम गिविंग नोटिस टू ऑल ऑफ यू, फ्रॉम टुमारो आई एम नो मोर पार्टनर इन योर फर्म। तो ये फ्रीडम आपको अदर काइंड ऑफ पार्टनरशिप में नहीं है। वहां पर आपको हाथ जोड़ने पड़ेंगे, भाई साहब प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। और यहां पर क्या होगा, पार्टनरशिप एट विल में ये पकड़ हुई नोटिस, ये रहा नोटिस इन राइटिंग एंड आई एम गोइंग, यू कांट स्टॉप मी। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर ऑफ ए पार्टनरशिप एट विल एंड ऑफ ए नॉर्मल अदर पार्टनरशिप, जो रेगुलर पार्टनरशिप कह सकते हैं। उसमें आपको सभी की कंसेंट लेनी ही पड़ेगी। यहां पर सबकी क्या, किसी की भी कंसेंट नहीं लेनी पड़ेगी। यहां पर सिर्फ आप गाना गाइए, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे पार्टनर रहूं, मैं चाहे पार्टनर ना रहूं, मेरी मर्जी। मर्जी कहां नहीं चलेगी, उनको केवल एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी, और वो ये है, बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग, ही विल हैव टू गिव नोटिस, इतना तो करना पड़ेगा। ही विल हैव टू गिव नोटिस इन राइटिंग टू होम, टू ऑल द अदर पार्टनर्स, अदर जो भागीदार हैं उन सभी पार्टनर्स को वो नोटिस देना पड़ेगा, जिस नोटिस में वो कहेगा कि यस आई वांट टू रिटायर फ्रॉम दिस पार्टनरशिप। तो प्लीज लेट मी नो ये बात समझ में आई या नहीं। ए पार्टनर इन ए पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल may retire option A, by notice to all other partners, option B, by consent of all other partners, C, as per express agreement, and D, all of the above। सो पहला है नोटिस टू ऑल द पार्टनर्स, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स एज पर एक्सप्रेस एग्रीमेंट, एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो व्हाट इज द आंसर? से यू रीड दिस लाइन, वेयर पार्टनरशिप इज एट विल। जब पार्टनरशिप ऐसी होगी तो नोटिस दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है यू कैन नॉट गो फॉर दिस। So for a partnership at will, he has options. Either he can retire with the consent of all the, say he has a choice, वो ये कहे कि yes please I want to go now, please allow me to go। तो he can also the follow of this consent of all को भी कर सकता है। He can go as per the express agreement as well, and he has a choice as per 32(1)(c) as well। तो पार्टनरशिप एट विल के पार्टनर के लिए रास्ते ब्लॉक नहीं हुए हैं। वो जो रेगुलर पार्टनरशिप है, यानी कि पार्टनरशिप अदर देन पार्टनरशिप एट विल है, उनके मोड को ही फॉलो कर सकता है। ये उसका एक स्पेशल राइट है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। तो जब कभी भी ऑप्शंस आपके उसमें ऑल ऑफ द अबव आ जाए, तो तीनों ही तरीकों से रिटायर हो सकता है वो, देयर इज नो प्रोहिबिशन। तो ये लास्ट के दो हैं, जो पहले दो हैं दे आर नॉट अवेलेबल टू ऑल द पार्टनर्स। जो सी है दैट इज अवेलेबल एक्सक्लूसिवली टू द पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप एट विल।
तो आई बिलीव अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर एक पार्टनर को ये कहा जाए कि हाउ ए पार्टनर ऑफ ए पार्टनरशिप एट विल कैन रिटायर, then you will have to write all the three ways of retirement in your mains question. तो I believe अब आपको समझ में आ गई होगी बात. हाँ या ना बताइए, जल्दी बताइए, आप समझ में आई नहीं आई? तो जब आप मेंस में आंसर लिखेंगे तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन दीज वर्ड्स. देखिए यह शब्दों की ही महिमा है. नो वन विल मिस यू कि अब गिविंग नोटिस, बट डोंट फॉरगेट टू राइट दैट इट मस्ट, द नोटिस मस्ट बी इन राइटिंग. The notice must be to all the other partners. Now again I am writing a question for your prelims and again apply your mind. Let's see what happens. Please say this. The class must be interactive. मजा आए, two ways knowledge हो, sharing हो. Now, in case of partnership at will. In case of partnership at will, a partner can retire by giving a notice. Option A, to all the partners. Option B, to a partner who is actively participating in the business of the firm. Third, 1 and 2 both. एंड फोर्थ ऑप्शन है 1 और 2, किसी भी एक तरीके से. तो मैं समझाता हूं कि पार्टनरशिप विल अगर एट विल है, अगर इन दैट केस ए पार्टनर कैन रिटायर बाय गिविंग ए नोटिस. नोटिस देकर रिटायर हो सकता है. तो क्वेश्चन क्या है, नोटिस टू ऑल द पार्टनर्स होना चाहिए. ऑप्शन ए ये 1 है. या टू ए पार्टनर हु इज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द बिजनेस, यानी कि एक्टिंग पार्टनर है ये. और थर्ड ऑप्शन है कि दोनों, 1 और 2 दोनों को नोटिस दे देना चाहिए. या फिर फोर्थ है 1 और 2, इनमें से किसी एक को काम चल जाएगा, 1 और 2. आंसर इज राइट. दिस इज फोर्थ. एंड फॉर दैट पर्पज वी शुड नॉट फॉरगेट सेक्शन 24. प्लीज सी द सेक्शन 24 एज वेल. इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग. क्या नोटिस टू ए पार्टनर, प्लीज सी दिस. नोटिस टू ए पार्टनर, कौन से पार्टनर को? हु हैबिचुअली एक्ट्स इन द बिजनेस ऑफ द फर्म. हु हैबिचुअली एक्ट्स इन द बिजनेस ऑफ द फर्म. नोटिस किसका? नोटिस ऑफ एनी मैटर रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ द फर्म ऑपरेट्स एज नोटिस टू द फर्म. और फर्म का मतलब क्या होता है? कलेक्टिवली ऑल पार्टनर्स. So when you give notice to a partner who is habitually in the business of the firm, जो कि continuously work कर रहा है, who is habitually acts for this, it means इसको हम बोलते हैं acting partner. Notice to acting partner. तो sometimes it may happen you are not giving the notice to all the partners, but you are giving notice to a partner, single partner who is habitually working for the firm. तो उस पार्टनर उसको नोटिस की जो प्रिजम्पशन होगी वो ये होगी, दैट नोटिस विल ऑपरेट एज द नोटिस टू द फर्म. जैसे कि वो नोटिस पूरी की पूरी फर्म को दिया गया हो. और पूरी फर्म का मतलब होता है, फर्म किसे बोलते हैं? कलेक्टिव नेम ऑफ ऑल द पार्टनर्स. इसको अगर हम ये कहें, ये जो आपका ये है, ये जो लाइन है आपकी, इसको रीड कीजिए, देखिए बोर्ड पे देखिए ढंग से. टू ऑल द फर्म्स, ऑल द पार्टनर्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली इट कलेक्टिवली हम इसको क्या बोलते हैं? फर्म. तो इफ यू रीड 32 क्लॉज 1C read with section 24, read with section 24, then you will understand
either you should give notice to the all the partners, or at least you should give notice to the partner who is habitually acting for the business of the firm, who can be said to be acting partner. So I believe now you understand the complete picture how a partner can retire. Come on, got it or not? You got it. अब आगे बढ़ते हैं. Now come to the second. ये हुआ mode of retirement. Now come to the second part. Come to the second part. It is what कि पोजीशन क्या रहेगी, his position after retirement. Now you are retired. Now what about your liabilities? What about your liabilities? And now in that case you can study these liabilities into categories. Number one category is this: for the acts of the firm done before the retirement. Liability for what? Liability for the acts. कौन से कार्यों के लिए? Liability for the acts which were done before his retirement. It means suppose this bar shows the date of retirement 19/7/21 को रिटायर हुआ, तो his liability for the acts before this, इसके लिए एक liability होगी नंबर वन कैटेगरी. नंबर टू कैटेगरी है व्हाट इज द लायबिलिटी फॉर दीज एक्ट्स. नंबर टू, तो वेदर ही विल बी लायबल फॉर वन और वेदर ही विल लायबल फॉर टू और नॉट. what is his liability in category 1 and what is his liability for the category number 2. Again technicalities are there, but if you apply the common sense it's very easy to understand. See, this is before his retirement. What? So these were the acts done by him. You know it very well. हमने section 25 पढ़ा था. I show you again 25. This is the section 25. कल भी पढ़ा था हम लोगों ने, आज फिर दोबारा पढ़ते हैं इसको. This is section 25. Every partner is liable for what? For all the acts of the firm done while he is a partner. जब तक वो पार्टनर है उसकी लायबिलिटी बनती है किसके लिए? For all the acts of the firm. जब वो पार्टनर था, जब तक वो पार्टनर था उसकी लायबिलिटी बनती थी. इट मींस जब जो उसके बिफोर रिटायरिंग में जितने भी कार्य हुए हैं, he should be liable for that. Understand or not? Please come on. ये बहुत बेसिक बात है कि while he is a partner उसकी लायबिलिटी सभी उसके लिए बनती है. उसकी लायबिलिटी कैसी होगी? जॉइंट एंड सेवरल. लायबिलिटी के काइंड पे नहीं जाएंगे हम, लायबिलिटी बनती है या नहीं इतना देखेंगे बस. इट्स वेरी इजी. As per general law he is liable for all the acts. उसकी लायबिलिटी बनती है. लेकिन क्वेश्चन ये है, मैं इसको थोड़ा सही करता हूं इसको. उसकी लायबिलिटी बनती है, but whether he can be discharged from his liability, please go to section 38 clause 2. Please read it. Please go to the board and you read it. What is this? A retiring partner. See this, a retiring partner. Who is this? Who has retired either 32 clause 1 में A, B और C, कोई सी भी क्लॉज में वो रिटायर हुआ हो. ठीक है. He is a retiring partner. He may be discharged from what? From any liability. किसी भी liability से उसको discharge मिल सकता है. Liability towards whom? Towards any third party. For acts of the firm done before the retirement. He may be discharged. But कैसे? By an agreement made by him with such third party and the partners of the reconstituted firm. You please see this. ये हुआ by agreement. So he can be retired. Now he want suppose I am the partner and I want कि please I am retiring from this business. Now please absolve me from all the previous acts done. भाई जो हुआ माफ करो, मेरे बस की कंटिन्यू करना नहीं है, मुझे छोड़ो सब. ना भाई चलो ठीक है, हम सब तो पार्टनर थे, जाओ मिस्टर वर्मा आप चले जाइए. लेकिन व्हाट अबाउट द लोन ऑफ थर्ड पार्टी? उसका क्या होगा? कि भाई वो तुम देते रहना, अपन की सेटिंग है ना, हम लोग देते रहेंगे अपन तुम्हें, तुम देते रहना उनको. तो ऐसे नहीं हो सकता है. यू प्लीज रीड द लाइन अगेन. यू सी दिस. वी आर टॉकिंग अबाउट द लायबिलिटी टू एनी थर्ड पार्टी.
we are talking about the liability towards third party, means the persons with whom they are negotiating, जिनसे वो डील करते हैं उनके प्रति उसकी लायबिलिटी क्या होगी, कौन से कार्य के लिए, फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म, एक्ट्स ऑफ द फर्म के लिए जो लायबिलिटी बनती है थर्ड पार्टी के लिए, और कब किए गए थे, विच आर डन बिफोर हिज रिटायरमेंट, 19/7/21 से पहले के जितने भी कार्य करे गए, यानी कि डन बिफोर हिज रिटायरमेंट, उनके प्रति जो लायबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है, ही मे बी डिस्चार्ज फ्रॉम दैट लायबिलिटी, एंड व्हाट इज द मोड ऑफ डिस्चार्ज, द मोड ऑफ डिस्चार्ज इज दैट ही विल हैव टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, he will have to do an agreement, by an agreement, and that agreement should be made by him with the third party, जिसके प्रति liability बनती थी, and the secondly plus the partners reconstituted firm। तो जो जो उसके बाद पार्टनर्स रह जाते हैं, समझे, जैसे इसको आप ऐसे समझते हैं, मैं इलस्ट्रेशन बनाता हूं उसमें, सपोज दीज वर द पार्टनर्स A, B, C and R, these are the partners, R is a retiring partner, तो R will have to, and they were dealing with a third party, इसका नाम मान लेते हैं creditor C1, he is a creditor and he has given loan, so he will have to enter an agreement C1 plus A, B, C, इन सब के साथ, तो there will be an agreement between R, between C and C1, so this will be the position, एक एग्रीमेंट होगा, एंड इन दिस एग्रीमेंट इन विच दीज थ्री पार्टीज विल बी देयर, दे कैन एग्री दैट जो जाने वाला है उसको जाने दो, उसकी आज के बाद लायबिलिटी खत्म, और C1 ये कहेगा, क्रेडिटर कहेगा, यस आई एक्सेप्ट द रिमेनिंग पार्टनर्स, जो पार्टनर्स अभी रह जाएंगे उनको, दैट दे कैन डिस्चार्ज माई लायबिलिटी नाउ। So in that case retiring partner may be absolved from his liability। कौन से एक्ट के लिए है, देखो, it is for the acts which were done before his retirement, don't forget this। अभी आफ्टर रिटायरमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप कहेंगे सर आफ्टर रिटायरमेंट कैसे होगा, वो भी होगा, वो भी हो सकता है, सही है, लेकिन इतना पार्ट आपको समझ में आया या नहीं आया बताइए। हाउ ही कैन बी डिस्चार्ज, by an agreement with the creditors, यानी कि with the third party and the existing partners, उनके साथ पार्टनर एग्रीमेंट करके। कम ऑन, ये बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बताइए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, now whether this agreement can be implied or expressed, this is the situation, and such agreement may be implied, please see this, such agreement may be implied, ठीक, so this agreement, don't forget कि एक्सप्रेस के पीछे मत भागना, एक्सप्रेस एग्रीमेंट की बात वहां खत्म हो चुकी, रिटायरमेंट पे 32 क्लॉज 1 में खत्म हो चुकी, यहां जो डिस्चार्जिंग फ्रॉम लायबिलिटी वाले जो एग्रीमेंट है, इट कैन बी इंप्लाइड, दिस एग्रीमेंट में भी इंप्लाइड एज वेल, और इंप्लाइड कैसे होगा, ये देखिए, बाय ए कोर्स ऑफ डीलिंग between whom, such third party and the reconstituted firm, जो थर्ड पार्टी है यानी कि C1 हमारे एग्जांपल में, और जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म है यानी कि ABC, इनकी जो आपसी डीलिंग होगी, उनसे दिस एग्रीमेंट कैन बी इंप्लाइड वन, उससे आप इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, जब थर्ड पार्टी हैड ए नॉलेज ऑफ द रिटायरमेंट, थर्ड पार्टी को रिटायरमेंट की नॉलेज है, उसके बाद में जब उसकी जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म है उनके साथ जो डीलिंग हुई है, उन डीलिंग से ये इंप्लाइड किया जा सकता है कि यस देयर वाज ए साइलेंट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दीज पर्संस, बिटवीन द थर्ड पार्टी एंड द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, दैट आउटगोइंग पार्टनर, दैट रिटायरिंग पार्टनर हैज बीन एब्सॉल्व्ड फ्रॉम द लायबिलिटी इंक्योर्ड बिफोर द रिटायरमेंट। तो प्लीज ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई, कम ऑन। इसमें मैं आपको कुछ देखिए, इसको आप ऐसे समझिए, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसको और अच्छी तरीके से समझ लीजिए इसको।
X is a third party. He has a right of action against the partners A, B and C. तो X is the third party. He has a right to sue, right of action against A, B and C. Out of the ABC, A retires. Got it? So X has a right against ABC and A retires, and then thereafter उसके बाद में X agrees to make B and C liable. दोनों की लाइबिलिटी के ठीक है, I will make only A and B and C liable. तो अगर ऐसा एग्रीमेंट हो जाता है then A is thereby discharged from his liability. A डिस्चार्ज हो जाएगा उस लाइबिलिटी से, क्योंकि यहाँ पर हमने सेक्शन 32 में ये बात साफ साफ आ जाती है कि दिस कैन बी डन बाय एन एग्रीमेंट. ही कैन बी बाय एन एग्रीमेंट. इस बात को मैंने लिख के समझाया था, आपको दूसरे तरीके से मैंने समझा दिया. बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन थर्ड पार्टी एंड द पार्टनर्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूट. यही इसका इलस्ट्रेशन आ गया ये. अब इसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए आप लोग. दिस इज कॉल्ड, ये प्रोसीजर है, ये इसको कहते हैं नोवेशन. द अबव मेंशन्ड प्रोसीजर फॉर डिस्चार्ज ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज कॉल्ड नोवेशन. इट इज ए वे ऑफ नोवेशन. और नोवेशन का मतलब पता है क्या होता है? नोवेशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए न्यू डेटर फॉर एन ओल्ड वन. ठीक, विद द क्रेडिटर्स कंसेंट. इसको समझाता हूं क्या है, क्योंकि ये टेक्निकल टर्म्स आ गई और कहीं एग्जाम में आपके सामने आ गई, खासकर प्रीलिम्स में, तो आपको दिक्कत आएगी. सी अर्लियर कौन कौन लोग थे, पहले कौन कौन थे लायबल, ये समझिए. देखिए इसी से समझिए आप, ये बोर्ड पर देखिए, पहले इसको थोड़ा थोड़ा बोर्ड पर देखिए, फिर मैं समझाता हूं आपको. पहले ये एक्स की लायबिलिटी थी एबीसी की. ठीक, नो एबीसी who were responsible for A, B and C collectively were responsible towards A. Now they agreed. Now who will be responsible? Only B and C will be responsible. So जो earlier agreement था responsibility वाला कि who will be responsible A and B, C, now that contract, that liability is being substituted by the second one. You see this one now. इसको ऐसा पढ़िए अभी, ये रहा नोवेशन. it means substitution of a new debtor. न्यू डेटर कौन हो गया हमारे? B and C हो गया अभी ये. for an old one, A, B, C की जगह ये है old debtors. now इसकी जगह न्यू डेटर्स आ गए B and C, and this is with the creditors consent of the TP, यानी कि थर्ड पार्टी से हुआ है. तो इस पूरे प्रोसीजर को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन के थ्रू नोवेशन होना. गॉट इट और नॉट? तो बेसिकली जो डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी को हम इसमें ये प्रोसीजर क्या कहलाता है? डिस्चार्ज ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर किस तरीके से कहलाता है? होता है ये नोवेशन के थ्रू होता है. नोवेशन कैसे हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हो रहा है. सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू डेटर्स इन प्लेस ऑफ ओल्ड डेटर्स. तो जो अब पुराने कर्जदारों की जगह अब नए कर्जदारों के रूप में आ गया. पहले बॉडी थी एबीसी, अब बॉडी क्या हो गई? बी एंड सी, और मेरी सहमति, आई एम द क्रेडिटर. तो इस एंटायर प्रोसेस को बोलते हैं नोवेशन. ये कॉन्ट्रैक्ट में भी हम पढ़ते हैं सेक्शन 63 में. तो अब मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि नोवेशन अगर आ जाएगा तो आप लोग समझ जाएंगे. ए पार्टनर, अब ये बताइए, अगर मैं आपसे कहूं ए रिटायरिंग पार्टनर कैन बी डिस्चार्ज्ड, ए रिटायरिंग पार्टनर कैन बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी थ्रू नोवेशन. तो ये स्टेटमेंट गलत होगा या सही होगा? कम ऑन. Don't forget this, that it is essential that the creditor must agree to such substitution.
It is important, don't forget this line in section 32, that this agreement must be between the third party as well, that is creditor you can say, जो जिसकी लायबिलिटी है, अगर वो एग्री नहीं हो रहा है, और प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहीं से आएगा। अब इसको मैं टेक्निकली समझाता हूं, कि आम भाषा में समझाता हूं। सपोज कीजिए ये हैं अरशान भाई साहब, ये है नूर जहां, और ये है पारो, ये तीनों की तिकड़ी है, ये है पार्टनर्स, ठीक है। अब अरशान ने कहा कि देखो मैं अब जा रहा हूं दुबई जा रहा हूं, और अब मैं ये बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकता। वो जो 10 करोड़ जो शाहीन को देने थे, अब वो तुम देते रहना आपस में, ठीक है। और इन तीनों ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया कि अरशान, नूरजहां ने कहा ठीक है अरशान तुम जाओ, बस अपने 2-4 बंगले हैं वो हमें दे जाओ और सब। तो अरशान ने, ऐसा नहीं है, इनको लगभग जो उसकी लायबिलिटी थी 10 करोड़ की है, जितने भी इसका हिस्सा रहा था 3 करोड़ का, वो इनको दे दिया नूरजहां को और पारो को, कि आपस में हमारा एग्रीमेंट हो गया, अब आप लोग डील करते रहना, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। कह रहे हाँ, नूरजहां ने पार्टनरशिप एक्ट ढंग से समझ रखा था, अरशान ने नहीं पढ़ा था बस। तो नूरजहां ने कहा कि देखो अरशान तुम आराम से दुबई की प्लानिंग करो, अपना पैकिंग सैकिंग करो, तुमने हमें दे दिए पैसे, तुम्हारा हिस्सा खत्म, अब हम जाने और थर्ड पार्टी जाने हैं, ठीक। अब दुबई, यहां पर अरशान ने दुबई की फ्लाइट पकड़ी, इधर थर्ड पार्टी ने नोटिस इशू कर दिया, नोटिस फॉर द रिकवरी ऑफ दिस। नोटिस घूमता घामता थ्रू एम्बेसीज कैसे भी किसी तरीके से अरशान पर पहुंच गया कि भाई साहब पहले फ्लाइट से वापस आ जाओ, मुकदमा आप पर दर्ज हो चुका है। अब अरशान भाई साहब कह रहे हैं कि ऐसे कैसे हो गया, मेरा तो एग्रीमेंट था। तो एग्रीमेंट किसके साथ हुआ था? जी नूरजहां के साथ हुआ था। और किसके साथ हुआ था? पारो के साथ हुआ था। क्या थर्ड पार्टी शाहीन के साथ हुआ था? कह रहे नहीं, उनके साथ कोई नहीं। तो भाई आपकी फिर लायबिलिटी खत्म नहीं हुई है, आपकी लायबिलिटी, आपने क्यों नहीं पढ़ा? इतने समझदार इंसान हो, आपको 32 पढ़ना चाहिए था कि यू कैन बी डिस्चार्ज ओनली व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन मेड बाय हिम, यानी कि हिम का मतलब अरशान, एंड थर्ड पार्टी मतलब शाहीन, एंड पार्टनर्स मतलब पारो एंड नूरजहां। समझे? तो अगर ये पार्टी नहीं थी उस एग्रीमेंट में, देन यू कैन नॉट बी डिस्चार्ज। सो यू नो डाउट a retiring partner may be discharged. This is possible, no problem, but the way is what, that there should be an agreement between these 3 parties. There should be 3 parties. तो I believe कि अब आपको बहुत अच्छी तरीके से आपके माइंड में सेट हो गया होगा। You got it or not? Everyone, कितने पार्टनर्स होने चाहिए? पूरी बात समझ में आ गई आपको अच्छे तरीके से? अब तो, और अगर ये एग्रीमेंट हो जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे नोवेशन। ये बात समझा दी मैंने आपको, ठीक। So basically there should be contract between all the 3 parties, outgoing partner, members of the reconstituted यानी कि पारो नूरजहां, एंड द क्रेडिटर यानी कि शाहीन इनार्गो। तो दिस इज द लॉ इन दिस केस। रिपीटेशन है ये। मियर एग्रीमेंट, अगर केवल एग्रीमेंट ये हो दैट ओनली द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स विल बी लायबल, एंड ये किसके बीच में? आउट गोइंग पार्टनर अरशान एंड कंटिन्यूइंग पार्टनर्स नूरजहां एंड पारो। अगर इन दोनों के बीच में ही एग्रीमेंट है तो दैट डज नॉट डिस्चार्ज द आउटगोइंग पार्टनर। The concurrence of the creditor also must be there to such contract। तो अब मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। So this is the requirement of law
दैट कॉन्करेंस ऑफ द थर्ड पार्टी कह लीजिए, कॉन्करेंस ऑफ द क्रेडिटर कह लीजिए, ये मस्ट है। अगर दोनों ही आउटगोइंग पार्टनर और रिमेनिंग पार्टनर यानी कंटिन्यूइंग पार्टनर के बीच में ही अगर एग्रीमेंट है तो दैट विल नॉट बी सफिशिएंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हमें एग्रीमेंट होना चाहिए, वो उसमें कितनी पार्टी होनी चाहिए, 3 पार्टी होनी चाहिए, आउटगोइंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर, क्रेडिटर। लेकिन वेदर इट इज एसेंशियल दैट दिस एग्रीमेंट, क्या यह जरूरी है कि ये एग्रीमेंट हमेशा एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो, तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इट कैन बी implied contract as well. Such an agreement need not always be express। ये अगेन एक लॉ पॉइंट है आपका, LP कह लीजिए लॉ पॉइंट, दैट सच एग्रीमेंट नीड नॉट टू बी एक्सप्रेस होना जरूरी नहीं है। सच एन एग्रीमेंट में बी इम्प्लाइड, ये इम्प्लाइड भी हो सकता है, और यहीं से प्लेम से क्वेश्चन आएगा, हाईलाइट कर लीजिए। कैसे होगा कि यू विल सी द डीलिंग किसकी है, डीलिंग किसमें, थर्ड पार्टी और द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, जो यानी कि शाहीन और पारो और प्लस नूरजहां, इनकी आपस में जो डीलिंग है उससे आइडिया लग जाएगा कि भाई हाँ वाकई में वहां पे एक अंडरस्टैंडिंग एग्रीड हो चुकी थी कि यस नाउ द आउटगोइंग पार्टनर अरशान हैज बीन डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी। तो इसलिए आपको एक केस पढ़ना पड़ेगा, केजी जॉर्ज वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, यहां से आपको केस मिल जाएगा, यहां से अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ये बेसिकली नोवेशन पर ही है। केजी जॉर्ज, केस का नाम क्या है, केजी जॉर्ज। तो जब कभी मेंस में आएगा, देखिए प्रीलिम्स में कभी नहीं पूछेंगे आपसे, इतना बड़ा केस लॉ नहीं है कि आपको प्रीलिम्स से पूछें केजी जॉर्ज का कौन से उसका, नो नॉट एट ऑल। ये फाउंडेशन वाला कोर्स नहीं है, फाउंडेशन वाला केस नहीं है, बस ये केवल आपको एग्जाम्पल है, आपको ये सिखाने के लिए कि कैसे कैसे चीज़ें वर्कआउट होती हैं। हाँ, मेंस में अगर आप आंसर लिखने वाले हो तो केजी जॉर्ज को मेंशन करके आप 1 नंबर बढ़ा सकते हैं अपना। कैसे, देख लीजिए क्या हुआ केजी जॉर्ज में। इस केस में एक रेस्पोंडेंट बैंक है, दैट बैंक ग्रांटेड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओडी बोलते हैं इसको, एंड मीडियम टर्म लोन टू ए पार्टनरशिप फर्म, और इस पार्टनरशिप फर्म में वो डिफेंडेंट भी है जो कि अब रिटायरिंग है, आउटगोइंग है। समझे आप, ओडी का मतलब ये होता है कि आप जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं, जब चाहे उसमें पैसा डाल दीजिए, जितने दिन तक आपने बैंक का पैसा यूज किया उतने दिनों का आपको उसको लोन देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। तो ऐसी फैसिलिटी आपको स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर ने दे रखी है। आपको किसको दे रखी है, पार्टनरशिप फर्म को दे रखी है। उसमें वो पार्टनर भी होगा जो कि अब रिटायरिंग पार्टनर है, तो उस पर केस किया गया है। क्या फैक्ट्स हैं देखिए, पढ़ लीजिए एक बार यार। While the amount still remained unpaid to the bank, it means जब तक अभी भी लोन सबसिस्टिंग था, लोन था उस पर, लेकिन डिफेंडेंट रिटायर्ड फ्रॉम दी पार्टनरशिप। अरशान भाई साहब नूरजहां और पारो को छोड़ करके चले गए। कब गए, इस डेट को गए। अरशान भाई साहब ने, डिफेंडेंट ने रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है, एंड द नोटिस ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर वॉज ड्यूली सर्व टू द सेड बैंक। बैंक को भी भेज दिया गया कि देखो मैं जा रहा हूं छोड़ करके अभी है, सही है। अरशान ने कहा कि मैं अब अपना शांति से जीवन दुबई में बिताऊंगा, और ये रही बैंक को नोटिस। So hereby the bank is informed that I am taking retirement from the existing firm to which you have given so much loan facility. So it be noted that I am no more partner in this existing firm. So this is the notice to the bank. बैंक को नोटिस चला गया। बैंक ने क्या दिया था, लोन दिया था। लोन किसको दिया था, पार्टनरशिप फर्म को दिया था। अरशान कौन है, उसमें एक पार्टनर था। अरशान ने क्या किया, उस पार्टनरशिप फर्म को छोड़ दिया। फिर अरशान ने क्या किया, एक नोटिस दे दिया बैंक को कि जी मैं अब जा रहा हूं, आई एम नो मोर पार्टनर ऑफ दिस फर्म, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में ये हुआ, सब्सिक्वेंट एग्रीमेंट हुआ। सब्सिक्वेंट एग्रीमेंट वॉज एंटर्ड इनटू बिटवीन द बैंक एंड दोज पार्टनर्स हु कंटिन्यूड द बिजनेस। इन दोनों के पार्टीज में, यानी कि क्रेडिटर इन थर्ड पार्टी शाहीन कह लीजिए, और पारो एंड
पारो एंड नूरजहां, ये जो है इन दोनों के बीच में पार्टनर। रिटायरिंग जो पार्टनर है, ही इज नॉट द पार्टी। तो ये कौन सा है? सब्सिक्वेंट एग्रीमेंट है। अब पहले वाला एग्रीमेंट बैंक से वो खत्म हुआ जिसमें लायबिलिटी लोन की बात थी, वो सारी उसकी जगह अब दूसरा एग्रीमेंट आ गया है, और इस दूसरे एग्रीमेंट में बैंक है और कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है जो भाग चले। जो अरशान भाई साहब है जो रिटायरिंग पार्टनर है, वो इसका पार्टनर अब इस एग्रीमेंट की पार्टी नहीं है वो। ठीक, इसके बाद में क्या हुआ? एंटायर लायबिलिटी टूवर्ड्स द बैंक वॉज टेकन ओवर बाय द कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स। in this agreement what happened? in this agreement पारो एंड नूरजहां यानी कि जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, उन्होंने कहा सारी की सारी लायबिलिटीज हमारी होंगी। द बैंक ऑल्सो नेवर रिक्वायर्ड द डिफेंडेंट यानी कि रिटायरिंग पार्टनर टू साइन द रिवाइवल एग्रीमेंट। अब यहां पर समझिए, यहीं पर टेक्निकल पॉइंट है। एग्रीमेंट किस में हुआ? बैंक और कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स में। बैंक हुई स्टेट बैंक, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर कौन है? हमारे एग्जाम्पल में पारो और नूरजहां। नूरजहां पारो ने क्या कहा कि हम लेते हैं सारी जिम्मेदारी, हम आपका लोन देंगे। सही है। बैंक एग्रीड टू दिस, और बैंक ने जो अरशान को भी नहीं कहा कि आप भी इस पे साइन करो। समझे? इसका मतलब क्या हुआ? बैंक ने भी इम्प्लाइडली ये एक्सेप्ट कर लिया कि अब जो लायबिलिटी है वो सब्स्टिट्यूट हो गई है। लायबिलिटी जो 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 मेरे डेटर्स हैं, क्रेडिटर ने अब एक्सेप्ट कर लिया कि पहले डेटर कौन थे? 3 डेटर थे, अब कौन हो गए? उनमें से एक कम हो गया। एंड बैंक इज रेडी फॉर दैट। सही है। अब उसके बाद में बैंक ने जब उनसे लोन नहीं दिया गया, तब डिफेंडेंट को पकड़ा यानी कि आउटगोइंग पार्टनर को, भाई साहब हमारा लोन दो। तो उस केस में फिर ये डिसाइड हुआ, ये रहा आपका केस का डिसीजन। इट वॉज हेल्ड दैट बैंक हैड एक्सेप्टेड दैट पार्टनर्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म alone will be liable for the debts of the firm. तो retiring partner was therefore discharged from his liability towards the respondent bank. ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से you will see कि रिटायरिंग पार्टनर जो है उसकी लायबिलिटी वहां पर खत्म हो गई। तो दिस रिटायरिंग पार्टनर की जो लायबिलिटी है, ही मे बी डिस्चार्ज। मैं इसको अब वाइंड अप करूंगा इस तरीके से। दिस इज, ये था 32 क्लॉज 2। रिटायरिंग पार्टनर यानी कि हमारा अरशान हीरो, अरशान कैन बी डिस्चार्ज्ड फ्रॉम एनी लायबिलिटी टुवर्ड्स अ थर्ड पार्टी यानी कि बैंक हमारे एग्जांपल में। ठीक है। एंड द लोन वाज टेकन बिफोर हिज रिटायरमेंट। कैसे? या तो एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो तीनों के मध्य, एग्रीमेंट मेड बाय हिम विद द थर्ड पार्टी यानी कि बैंक एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स, या फिर ये इम्प्लाइड भी हो सकता है। इस केस में इम्प्लाइडली कैसे हुआ समझिए। देखिए इम्प्लाइड में क्या हुआ कि आपने एग्रीमेंट, इनकी डीलिंग हुई बैंक थर्ड पार्टी और रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म में यानी कि जो पारो प्लस एनजे नूरजहां, ये हुए, इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ और इन्हीं के बीच में डीलिंग हुई सारी। वो इसी से इंप्लाइड करा गया कि नहीं, जब आपकी डीलिंग से ही लगता है पूरा कि जो चला गया रिटायरिंग पार्टनर है उसकी लायबिलिटी यहां पर खत्म हो चुकी थी। तो लायबिलिटी ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर फॉर द प्रीवियस एक्ट्स मे बी डिस्चार्ज्ड इन नंबर 1 थ्रू द एक्सप्रेस एग्रीमेंट बिटवीन 3 पार्टीज और द इंप्लाइड एग्रीमेंट which can be implied by the dealings of the third party and the reconstituted firm. तो आई बिलीव कि यहां तक आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने यहां से वहां से रिपीट करके कोशिश की आपको अच्छी तरीके से दिमाग में भर जाए। नाउ लेट मी आस्क ए क्वेरी। लायबिलिटी फॉर द एक्ट्स डन आफ्टर रिटायरमेंट। आफ्टर रिटायरमेंट की लायबिलिटी कब तक होगी? प्लीज गो टू 32 क्लॉज 3। नोट, दिस इज 32 क्लॉज 3। नोट विद स्टैंडिंग द रिटायरमेंट होने के बावजूद भी, नोट विद स्टैंडिंग द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम द फर्म, ही यानी कि रिटायरिंग पार्टनर
एंड द पार्टनर्स टू, जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, कंटिन्यू टू बी लायबल एज पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज। समझे? रिटायरमेंट के बाद भी जो रिटायरिंग पार्टनर है, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर और जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो भी दे कंटिन्यू टू बी लायबल, उनकी लायबिलिटी टूवर्ड्स थर्ड पार्टी, जैसे कि हमारे केस में बैंक था, बैंक के प्रति बनी रहती है। कब तक बनी रहती है? दिस इज मेन until public notice is given of the retirement। आप पब्लिक नोटिस नहीं देते हैं रिटायरमेंट का, ये ध्यान रखना। तो रिटायरमेंट का अगर आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, अरशान बाबू ने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो जो रिटायरमेंट के बाद के जो उनके जो एक्शन हैं, फर्म के जो एक्ट्स हैं, उनके प्रति भी उसकी लायबिलिटी बनी रहेगी। कब तक बनी रहेगी? जब तक कि वो पब्लिक नोटिस नहीं देते रहे हैं, है ना। अब मैं देखो ये मोटा मोटा समझाया आपको, अब एक बार ढंग से पढ़ लेते हैं इसको। क्या नोट विथस्टैंडिंग द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम ए फर्म, ठीक है, कि यानी कि अगर कोई व्यक्ति रिटायर हो भी जाता है तब भी ही, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर एंड द पार्टनर्स, अदर पार्टनर्स, इट मींस दे कंटिन्यू टू बी लायबल एज पार्टनर्स टुवर्ड्स द थर्ड पार्टीज। जो तीसरे पक्षकार हैं उनके प्रति उनकी लायबिलिटी बनी रहती है। किसके लिए? फॉर एनी एक्ट डन बाय एनी ऑफ देम, फॉर एनी एक्ट डन बाय एनी ऑफ देम। ये क्या मतलब हुआ? ये बड़ा थोड़ा टेक्निकल हो गया। कैसे? अरशान वॉज द पार्टनर विद द पारो एंड नूरजहां। रिटायरमेंट के बाद पब्लिक नोटिस उन्होंने दिया नहीं कि मैं रिटायर हो चुका, और उसके बाद जाकर के वो कहीं से कुछ माल खरीद लाया, उस माल को कहीं और बेच दिया और पैसे कमा के दुबई निकल गया। समझे आप? यानी कि उसने बाहर किसी डीलर से, थर्ड पार्टी से ऐसे डील कर लिया चुपचाप, जिसको पता नहीं था कि ये भाई साहब अब पार्टनर नहीं रहे हैं, है ना, ये पार्टनर नहीं रहे। अब क्या हुआ? ये भाई साहब ने पैसा उठाया मार्केट से चंपत। अब जो थर्ड पार्टी है वो किसके पीछे पड़ रही है? वो पड़ रही है नूरजहां और पारो के, कि भाई साहब मैडम हम नहीं जानते, ही वाज ए पार्टनर। मैडम ने कहा कि सर ही हैज रिटायर्ड, कि मैडम वहां पर घर का मामला होगा, आपने कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया इस बात का। अगर आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया है इस बात का तो यू विल बी लायबल, यू कंटिन्यू टू बी लायबल फॉर द एक्ट डन बाय एनी ऑफ देम। इसका उल्टा भी हो सकता है। अरशान भाई साहब जो है, अरशान भाई साहब दुबई में अपनी माला जप रहे हैं, अपना भक्ति में लीन है, ठीक है। इधर नूरजहां और पारो ने खेल खेल दिया। भले ही अरशान रिटायर हो चुका, उन्होंने खूब शॉपिंग की फर्म के नाम पर, और फर्म पर हो गया बहुत बड़ा लोन, और अब अरशान के पीछे पड़ गई सिविल अथॉरिटीज कि भाई साहब लोन वापस करो उसको। तो कहेंगे सर मैं तो कब का रिटायर हो चुका। रिटायर हो चुके, ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन आपने कोई पब्लिक नोटिस नहीं था। नहीं सर पब्लिक नोटिस नहीं दिया। सब समझो नहीं दे पाया तो बस समझ लिया नोटिस नहीं है, कोई पब्लिक नोटिस नहीं है। तो आप जनाब कृपया करके 32 की क्लॉज 3 पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़ लो जी, आंखें खोल के पढ़ो। ही एंड द पार्टनर्स, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर्स एंड द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, दे कंटिन्यू टू बी लायबल, उनकी लायबिलिटी बनी रहती है टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज। किस काम के लिए? देखो इस लाइन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना। फॉर एनी एक्ट डन बाय एनी ऑफ देम, किसी भी कार्य के लिए जो किसी ने भी, एनी ऑफ देम का मतलब है या तो रिटायरिंग पार्टनर करे, रिटायरिंग आरपी करे, या कंटिन्यूइंग पार्टनर करे, सीपी करे। लेकिन कैसा कार्य होना चाहिए? विच वुड हैव बीन एन एक्ट ऑफ द फर्म दैट मस्ट बी रिलेटेड टू द फर्म एक्ट, बस ठीक, इफ डन बिफोर द रिटायरमेंट। इतने टेक्निकल चीज मत जाइए, बस एक्ट ऑफ द फर्म होगा। तो एनी ऑफ देम इसमें टेक्निकल शब्द है। इट मींस व्हाट? रिटायरिंग पार्टनर भी लायबल हो सकता है रिमेनिंग पार्टनर से काम के लिए,
या इसका उल्टा भी हो सकता है कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उन्होंने कोई गड़बड़ झाला कर दिया, तो उनके कार्यों की काम किसने किया? रिटायरिंग पार्टनर ने किया। काम किसने किया? पारो ने किया। एक्ट किसने किया? नूरजहां ने किया। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी भी बनती है? अरशान की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। एक्ट नूरजहां एंड पारो कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट ऑफ अरशान एज वेल अंटिल पब्लिक नोटिस इज गिवन ऑफ द रिटायरमेंट। लेकिन इस लायबिलिटी से आप बच सकते थे कब? जब आपने पब्लिक नोटिस दिया होता है इस बात का कि नाउ पब्लिक नोटिस दिया जाता है कि पब्लिक इज बीइंग इन्फॉर्म्ड दैट अरशान हैज रिटायर्ड फ्रॉम दिस पार्टनरशिप फर्म। अदरवाइज ये नोटिस नहीं देते हैं तो दोनों के दोनों लायबल बने रहेंगे। तो प्लीज लेट मी नो ये बात समझ में आई है नहीं आप लोगों को? वाइंड अप करेंगे जल्दी से इसको। एंड लास्ट notice under subsection 3 may be given by the retired partner or by any partner of the reconstituted firm। बस ये जो नोटिस की रिक्वायरमेंट है, तो who will give the notice? Public notice will be given by whom? तो दिस नोटिस, क्योंकि लायबिलिटी दोनों ही पक्षों की बनती है, तो दोनों के लिए सेफ्टी नेट है कि भाई कोई भी दे दीजिए। रिटायर्ड पार्टनर भी नोटिस दे सकते हैं या फिर जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो भी नोटिस दे सकते हैं। इसमें कुछ खास बात नहीं है, बस नोटिस कैन बी गिवन बाय द रिटायर्ड पार्टनर और द पार्टनर ऑफ द जो रह जाते हैं, यानी कि अरशान भी नोटिस दे सकता है, नूरजहां पारो भी नोटिस दे सकती है, उनमें से कोई भी नोटिस दे सकता है। एंड ये प्रोविजन पढ़ लीजिए बस को। प्रोवाइड ए रिटायर्ड पार्टनर इज नॉट लायबल टू एनी थर्ड पार्टी who deals with him with the firm without knowing that he was a partner। इसको बोलते हैं डोरमेंट पार्टनर। क्या मतलब है इस बात का? देखिए, अरशान भाई साहब एक डॉन है, पैसे की भरमार है। नूरजहां और पारो ने कहा कि सर एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है बिजनेस का, तो अरशान ने कहा देखो भाई पैसा जितना चाहिए ले जाओ, पार्टनर बनाना है बना लो, नाम लिखना है कहीं भी लिख लो, बट आई विल नॉट वर्क। नाउ पारो एंड नूरजहां, पारो एंड एनजे, दे आर वर्किंग एंड अरशान इज नॉट एक्टिवली वर्किंग, तो ही इज नॉट सीन बाय द थर्ड पार्टी। जिनसे भी डीलिंग हो रही है उनको पता भी नहीं है कि इसमें जो डॉन है अरशान है वो भी पार्टनर है, उसका ही पैसा लगा हुआ है। तो ऐसे पार्टनर को हम बोलते हैं डोरमेंट पार्टनर, हु इज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द बिजनेस। अगर थर्ड पार्टी को यह पता ही नहीं है कि डॉन भी इसमें पैसा लगा रखा है, वो केवल नूरजहां को इसको जानते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो लायबिलिटी बनती है केवल उन्हीं की बनती है जो एक्टिव पार्टिसिपेंट है। इसलिए आप ये प्रोविजो पढ़िए, प्रोविजो टू थर्ड क्लॉज। ए रिटायर्ड पार्टनर इज नॉट लायबल टू एनी थर्ड पार्टी। जो पार्टनर है, रिटायर्ड पार्टनर है, उसकी लायबिलिटी नहीं होती। कब नहीं होगी? ये थर्ड पार्टी कौन सी है? हु डील्स विद द फर्म। कैसे? विदाउट नोइंग, बिना ये जाने कि जो रिटायरिंग पार्टनर वो भी कभी इसमें पार्टनर था। तो जब आपकी नॉलेज ही नहीं थी उसके बारे में, तो आप उसको फिर ही वाज ए डोरमेंट पार्टनर, तो डोरमेंट पार्टनर की लायबिलिटी नहीं होती है बस वो। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 32। ठीक है, दिस इज व्हाट आउटगोइंग थ्रू रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बारे में पूरा, रिटायरमेंट के मोड मैंने आपको समझाए, 3 मोड होते हैं। रिटायर और पार्टनरशिप एट विल का मोड मैंने आपको समझाया, और फिर मैंने आपको लायबिलिटीज समझाई। प्रीवियस लायबिलिटी एक्ट फॉर द liability for the acts done previous to the retirement and liability after the। जो प्रीवियस रिटायरमेंट, प्रीवियस वाले जो एक्शंस हैं उनकी लायबिलिटी आप डिस्चार्ज कर सकते हैं थ्रू ट्राइपेट्राइप एग्रीमेंट। 3 पार्टियों के पक्ष के एग्रीमेंट से कर सकते हैं, जो एग्रीमेंट एम्प्लॉयड भी हो सकता है। जो आफ्टर रिटायरमेंट लायबिलिटी को आपने पब्लिक नोटिस देना है, वैसे आप उसको हटा सकते हैं पब्लिक नोटिस। और वो पब्लिक नोटिस कोई भी पार्टनर दे सकता है, आउटगोइंग पार्टनर भी दे सकता है या रिमेनिंग पार्टनर भी दे सकते हैं। लेकिन डोरमेंट पार्टनर के रूप में लॉ चेंज हो जाता है। डोरमेंट पार्टनर इज नॉट लायबल
बस दिस इज ऑल अबाउट दिस। देखो 1.5 घंटे में जो समझाया वो 1 मिनट में आपको समझ में लास्ट में भी आ गया होगा। एक बार चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए आपकी, फिर उसका रिवीजन करते रहिए, फिर इतनी चीज़ें दिक्कत नहीं आती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास ऑफ टुडे। मैं भी थक चुका हूँ अब, ठीक है, आप भी थके होंगे क्लास लेते हुए। तो बाय बाय, कल मिलते हैं हम लोग रिमेनिंग पार्ट के लिए। सो कर लिया वीडियो, पढ़ लिया अच्छे तरीके से। उनको आप ये सोच के मत छोड़ दीजिएगा कि भाई हमने समझ लिया है अब हम एग्ज़ाम में ही रिवीजन करेंगे उसका, नहीं। उनका रिवीजन आपने डेली करना है, उनका रिवीजन डेली करना है, वाइल ट्रैवलिंग करना है, वाइल वॉशरूम करना है, जाते हुए करना है, मतलब दिमाग में हर समय वो घुमा के रखना है। अगर आप एडवोकेट हैं तो जो वेटिंग टाइम होता है अपने टर्न का, आप वहाँ पर भी उस टाइम को यूज़ कर सकते हैं। बहुत कम टाइम लगता है एक सेक्शन को रिवीजन करने में। आप ये मत सोचिए हम आधा घंटा लगातार पढ़ेंगे। मैं आपसे कहता हूँ आप 1 मिनट के लिए पढ़िए, जहाँ पर आपको 5 मिनट मिल रहे हैं ना, आप केवल 5 मिनट के लिए पढ़ाई कीजिए, बस रिवीजन कर डालिए उसमें। तो उससे क्या होगा कि आप जो आगे आगे बढ़ रहे हैं कोर्स में, तो उसी के साथ होता क्या है कि पिछला कोर्स भूल जाते हैं। तो आपने वो काम, भूलने वाला काम नहीं करना है आपने, ठीक है। तो उसके साथ हम लोग इस लेक्चर को एंड करते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वेबसाइट को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा, इस चैनल की सभी प्लेलिस्ट को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा, हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर हमने आपके लिए बहुत छोटे छोटे कोर्सेज आपके लिए डिफरेंट उसके बनाए हैं, टेस्ट सीरीज़ बनाई है वहाँ पर, और उसी में आपको 1 लाइनर नोट्स, और हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में भी आपको नोट्स वहाँ से मिल जाएं। तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा आप। थैंक यू वेरी मच।